आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आ रही आवाज? चलिए, तो क्वेश्चन दिया गया है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चलिए, जानदार क्वेश्चन दिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। बताइएगा वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए, सभी को जवाब आ रहा है यहां पर आपका ए नंबर। चलिए, तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर ये हो जाएगा, ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है अलार कलाम कौन थे। चलिए बताइएगा अलार कलाम कौन थे। यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? ये बुद्ध के एक शिष्य थे या बुद्ध के गुरु थे? यहां पर बताइएगा कौन सा जवाब हो जाएगा। चलिए, टू का ऑप्शन बनेगा। यहां पर याद रखिए अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। चलिए बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत था वो आपका कौन था। यहाँ पर 3 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन सी आ रहा है मेगस्थनीज। क्या? मेगस्थनीज आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि यूनानी शासक थे सेल्यूकस निकेटर। क्या? सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को भेजा था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए 1206 से 1210 तक शासनकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, और अगर पूछ लेता वास्तविक संस्थापक तब क्या बोलते, तो याद रखिएगा कि आपके इल्तुतमिश को आप लोग जवाब देते। ठीक है, याद रखिए गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है और इस वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। क्या? इस वंश को मामलुक वंश भी कहा गया है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। आईने अकबरी पुस्तक का जो लेखक है वो आपका कौन है? 5 का ऑप्शन देना है और 5 का ऑप्शन आ रहा है अबुल फजल। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा अबुल फजल। आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये कौन थे? तो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे आपके अबुल फजल। ठीक है, और अकबर की ही प्रेरणा से ही अकबरनामा ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था। इसके आपके 3 खंड है। आईने अकबरी के 3 खंडों में भक्त किया गया है और ये जो आईने अकबरी है ना, ये इसका तीसरा खंड है। ठीक है, तीसरा खंड है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। चलिए, अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आज जवाब यहाँ पर होगा भना भन के। यहाँ पर जो आज लड़ाई होगी वो आपकी टक्कर के जवाब होने वाले हैं। चलिए बताइएगा 6 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 6 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बंगाल गजट। क्या था? तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो आपका बंगाल गजट था। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। और आपको याद होगा कि जो आपके जेम्स हिक्की के द्वारा है ना, जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा ये अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया था बंगाल गजट। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। और कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बंगाल गजट समाचार पत्र कह सकते हैं किसके द्वारा, तो आपके किसके द्वारा? तो जो आपके हिक्की अर्थात आपके जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा ये संपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। चलिए बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया किसने किया। यहाँ पर आपका 7 नंबर में, तो चलिए 7 का ऑप्शन आ रहा है लिटन। यहाँ पर देखो लिटन के समय अर्थात यहाँ पर लिटन कहां पर है? रिपन है। यहाँ पर 7 का जो ऑप्शन बनेगा वो ये हो जाएगा, रिपन थे। कौन थे? रिपन थे। इसका ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा रिपन। ठीक है, रिपन। और यहां पर दे सकते हैं कि इसको जो चालू किया गया था है ना, ये देखो रद्द किया गया है रिपन के समय, और ये जो समय में चालू किया गया था तब पारित किया गया था ये लिटन के समय पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन समाप्त किया गया, रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के समय। क्लियर हो गया ना। चलिए, मतलब इसका होता क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका है क्या, आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र थे उस पर बैन लगा दिया गया था, है ना। यहाँ पर जितने भी भारतीय प्रकाशित आपके हुआ करते थे भारतीय भाषाओं में, तो इसने क्या किया था कि आपके लिटन ने इन पर बैन लगा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन आए और इसे रद्द कर दिया। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता मिल गई, समझो कि अपने मन का कर सकते थे भारतीय लोग। चलिए, कह रहा है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। चलिए 8 का जवाब दीजिएगा कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था, यहां पर जवाब देना है। तो देखिएगा यहां पर याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किया किसने था,
तो आपके 1828 में, डेट आपको याद रखना एग्जाम में पूछी जाती है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी कलकत्ता में, ठीक है। और हिंदू धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। याद रखिए, ब्रह्म समाज को हिंदू का, या कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का पहला समाजवादी सुधारवादी आंदोलन माना गया है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने विश्वास किस पर रखते थे? एकेश्वरवाद पर। किसमें? एकेश्वरवाद पर, एकेश्वरवाद पर ये विश्वास करते थे। तो इसका जो नोट करना है वो आपका एकेश्वर याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किस सिद्धांत पर आधारित था, तो एकेश्वरवाद आपको रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके सही नहीं है, सटीक में यहाँ पर सटीक इसका आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ये वाला होगा। वैसे अद्वैतवाद यहाँ पर सही है, लेकिन आपको जो आंसर आपको वास्तविकता मिलेगा तो एकेश्वरवाद पर मिलेगा, जो ब्रह्म समाज थे, अर्थात एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। क्या? एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, ये इसका मतलब होगा, ठीक है, एकेश्वरवाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो चलिए 9 का ऑप्शन देखते हैं, कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं। चलिए, 13 कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल आपको बताना है। यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर दे रहे हैं बी नंबर, सभी लोग बी नंबर दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन को आपको लॉक करने वाले हैं। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन, आपकी मुंबई 1915। याद रखिएगा, वैसे लॉर्ड विलिंगटन का समय यहाँ पर नहीं था, मतलब देखा जाए तो जो लॉर्ड विलिंगटन था ये उस समय गवर्नर नहीं था, एक ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति था, है ना, और ऐसे ही शामिल हो गया था। लेकिन ये गवर्नर के पद पर रहते हुए शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इसका समय काल यहाँ पर 1915 के समय इसका समय ही नहीं था। क्लियर है ना, इसका समय नहीं था, बस ऐसे ही आपका हो गया था, क्योंकि इसका समय की पीरियड आपका आता है 31, अर्थात 1931 से लेके 1936 तक इसका समय काल है। बस ये ऐसे ही आपके इस पद पर नहीं था और ये इसमें से शामिल हो गया था, ये याद रखना है, ठीक है ना। आपको 31 अधिवेशन में भाग लिया था, बस आपको याद रखना है, जो आपका 1915 में थे आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? बताइएगा, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा एक स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को? उग्रवादी नेता है, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा बी, आपके बाल गंगाधर तिलक। किसे? तो आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 10 का ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, और भी इन्हें रखा कहाँ गया था? मांडले जेल पर, ठीक है। कहाँ पर? मांडले जेल पर रखा गया था, मांडले जेल। अब ये मांडले जेल कहाँ पड़ती है? तो आपकी वर्मा आपके है, मांडले जेल वर्मा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर भूगोल से संबंधित कर रहा है, अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो चलिए यहाँ पर 11 का जवाब क्या बनेगा? तो चलिए देखो, यहाँ पर अरावली पर्वत कहाँ पर है, हम आपको छोटा सा अगर यहाँ पर मैप के माध्यम से बताएं तो ये अरावली आपकी पर्वत है ना। यहाँ पर आपका विंध्य पर्वत आपका है। अब पूछा इनके मध्य जो आपका पठार है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 10 का जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ये आ रहा है मालवा का पठार। तो बिल्कुल सही है, ये मालवा का पठार यहाँ पर पड़ता है। ये वाला जो आपका ये दक्कन का पठार है, तो यहाँ पर मालवा का पठार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार तो आप लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार से तीनों पठार आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए 12 का जवाब देना है। 12 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा बी, आपकी चेन्नई से। कहां से? तो आपकी चेन्नई के तट से समुद्र के औसत तल आपका मापा जाता है भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां पर स्थित है? चलिए 13 का ऑप्शन दीजिएगा। 13 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कर्नाटक के शरावती नदी पर है। याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के शरावती नदी पर है, जो कि यहाँ पर आपका 13 का जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर आपका जोग जलप्रपात। क्या? जोग जलप्रपात पर स्थित है, और यह एक क्या है? जल विद्युत उत्पादन प्लांट है। वर्तमान में देखा जाए तो काफी हद तक 6.7 मेगावाट की बिजली उत्पादित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? नागार्जुन दिया गया है, तो अर्जुन और अर्जुन से आपको याद होना चाहिए यह कहां पर पड़ेगी। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपका 14 नंबर में लॉक कर दीजिए जल्दी से।
डी नंबर आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर कृष्णा नदी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। बताइए मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे हुई है। तो चलिए 15 का ऑप्शन देना है। 15 का ऑप्शन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए 15 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। ये आपके अरबी भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है, तो आपके अरबी भाषा से हुई है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अब अरबी भाषा में एक शब्द दिया जाता है मौसिम। क्या अरबी भाषा में शब्द होता है मौसिम, मौसिम, ये शब्द आपका होता है, इससे आपकी हुई है, मतलब होता है ऋतु या कह सकते हैं मौसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानसून आपका हो ही गया है। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपकी क्या थी। तो देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जवाब आ रहा है 2012 से लेके 2017 तक आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ये देख सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात है और कैसी, ये प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 17 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी 6 अप्रैल 1948। कब, तो आपकी 6 अप्रैल 1948 को ये स्वतंत्र भारत की या कह सकते हैं स्वतंत्रता की, स्वतंत्र देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कम, और कम की अगर हम बात करते हैं, कम की बात करते हैं तो आपके दलहन अर्थात जो मोटा अनाज था ये कम हो गया था। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो लोग हुआ करते थे वो मोटे अनाज पर ज्यादा खावा पी करते थे। लेकिन फिर जब गेहूं चावल इतना ज्यादा हो गया तो ऑलरेडी जो मोटा अनाज था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 9 का जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर 19 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। देखो श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे, तो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, हाँ एक होता है ऑपरेशन फ्लड, कभी कभी एक नाम आ जाता है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति आपकी एक ही है, एक ही नाम से आपका हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो आपके हैं इनके यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई। चलिए 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई थी, यहाँ पर जवाब देना है। और काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार कहाँ पर है, ऑप्शन बी दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। तो इसको नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। और एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच व्यापार के मुद्दों को निपटाता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है, तो आपके जिनेवा में इसका मुख्यालय है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान से, कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था। चलिए लैंग्वेज को समझिएगा। ठीक है, लैंग्वेज को समझिएगा। कह रहा है उद्घाटन कब हुआ था। तो देखो इसकी स्थापना 124 आर्टिकल के तहत की गई थी 28 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है। तो चलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री दिया है, सदस्य लोक सेवा आयोग है। वैसे अगर शुद्ध भाषा में ये बोल देते कि राज्य लोक सेवा आयोग तो हम लोग कहीं ज्यादा फोकस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऑप्शन पर फोकस करते हुए यहाँ पर सी नंबर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पर बताइएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। क्यों, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं कौन, तो आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये अधिकतम की बात कह रहा है, वो भी विधानसभा की बात कह रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ जाएगा 500। क्या, 500 ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मतलब 500 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई।
चलिए बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था की जो आप कह सकते हैं व्यवस्था की गई है वो किसके अंतर्गत? तो पंचायती राज किस में आता है? ये मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है? तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है आपके यहाँ पर 40, और आर्टिकल 40 किस में आएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आपका आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? यहाँ पर महाभियोग की नाम आया है तो आर्टिकल आपका 61 होता है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया कर सकते हैं, वो भी 61 के सेकंड के तहत, ठीक है ना। और इसके लिए 14 दिन पहले यहाँ पर सूचना देना आवश्यक होता है, 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है जो कि आपके समान विज्ञान का है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि पानी को कह रहा आपसे, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चलिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर पर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 26 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए 26 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 4 नंबर Cl2। क्या हो जाएगा? Cl2 यहाँ पर जवाब आ रहा है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। मतलब कह सकते हैं जब पानी मिलाते हैं तो आपके क्लोरिक एसिड होते हैं, अर्थात जो HOCl है ना, और एक होता है हाइपोक्लोराइड, ये अपने आयन में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें से दुर्गंध आने लगती है, इसका मुख्य कारण क्या है? वसा और तेलों का क्या होता है? तो 27 का ऑप्शन सी ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या? ऑक्सीकरण। आपके घर में देखे होंगे जब क्या होता है कि कोई खाद्य पदार्थ जिसमें से मसाला ज्यादा पड़ा होता है, तेल ज्यादा होता है, तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है बहुत जल्दी, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है कि आपकी किसकी होती है? तो आपके शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका, है ना। वहीं पर सबसे छोटी होती है माइकोप्लाजा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाजा गैलीसेप्टिकम की सबसे छोटी होती है और शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके जॉर्ज पैलेज। यहाँ पर याद रखिए राइबोसोम की खोज की गई थी आपके 1955 में की गई थी। ठीक है, 55 दशक में। ये रोमानिया के कह सकते हैं, रोमानिया के वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉर्ज पेलेड। यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। जॉर्ज पेलेट थे, ये आपके कहाँ के हैं? रोमानिया के हैं, है ना। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग के माध्यम से दिया था और इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिए नोबेल प्राइज भी इनको जीत चुके हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? देखो हमने आपको जो साइंस की क्लास हम आपको देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेम टू सेम आपको बताया भी था कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो 30 वाले में यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया है जस्ता, सीसा, लोहा और आपका प्लेटिनम। आपको पता है जब लोहा से ऑक्सीकरण होता है तभी तो क्या होता है? लाल होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सामान्य हिंदी का कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आपको याद रखना है क्योंकि समुद्र की पर्यायवाची पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिएगा उदक दिया है, जलज दिया है, अर्णव दिया है और आपका निर्मल दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन लगभग सी आपका लगभग आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अर्णव। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अर्णव होता है जो आपके समुद्र का होता है। ठीक है, और उदक जो होता है ये जल का होता है। ये किसका होता है? तो आपके जल का पर्यायवाची होता है। जलज मतलब जल में जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, कमल होता है। और निर्मल मतलब स्वच्छ होता है। निर्मल पर्यायवाची स्वच्छ की होती है। आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ इनमें से बताइएगा। तो यहाँ पर नुकीली होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो बहुत ही कठिन की बात होती है। तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना। यहाँ पर 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये शुद्ध होना चाहिए, जो हमने बोला है वही शुद्ध होना चाहिए कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं कौन हो जाएगा 58 में। बाघ और बकरी एक घाट पर, देखो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बोलने से ही पता चल जाता है कि आपका जवाब बन रहा है। जिन लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज पसंद आ रही भाई, तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सपोर्ट भी करिए, और यहाँ पर कह सकते हैं लाइक की संख्या बढ़ाइए भाई। काफी लोग जुड़े हैं तो लाइक जरूर करिएगा, पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं। 59 को ऑप्शन लॉक करना है और यहाँ पर जवाब आ रहा है यहाँ पर इंद्रजीत। देखो यहाँ पर इंद्रजीत आपके कहाँ लिखे हैं, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर तर जावें वीर अनेक। कितनी अच्छी बात कही गई है। एक फूल ने यहाँ पर अपनी बात व्यक्त किया है कि मुझे वनमाली, मतलब वनमाली से कह रहा है मुझे तोड़ लेना और ऐसे राह पर डाल देना जहां पर वीर लोग होते हैं, जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। ये शब्द किसने कहा, ये पंक्ति के यहाँ पर रचनाकार पूछा गया है। तो यहाँ पर आ रहा है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी ने आपका कहा है पंक्ति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, समान जागरूकता के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 81 को ऑप्शन देना है। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, 81 का जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। पंचायती राज दिवस बिल्कुल इजी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में, कब 2010 में इस दिन की घोषणा किया था। ठीक है, और याद रखिए यहाँ पर 30 जनवरी को क्या बनाते हैं, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है ना। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग 3 दिसंबर को ही क्यों छोड़ दें, क्योंकि 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं दिव्यांग अर्थात विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा जब ये हुआ है तो 29 अगस्त को भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को खेल के क्षेत्र में, या कह सकते हैं जो खेल दिवस होता है, खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, और मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन आपके जो पुरस्कार होते हैं वो आपके बांटे जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़कर देखते हैं कैसे आपके क्वेश्चन है। क्या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। यहाँ पर 82 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका नील नदी हो जाएगा। ठीक है, नील नदी। हाँ, अगर ये पूछ लेता कि अपवाह के क्षेत्र से, क्या अपवाह के क्षेत्र से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप लोग अमेजन लगा देते, लेकिन सबसे लंबी पूछा है तो आपको नील नदी ही बताना है। ठीक है, क्योंकि नील नदी की लंबाई जो आपकी है वो 6650 किलोमीटर है, लेकिन अमेजन नदी की है 6437 किलोमीटर है। इसके कारण कौन सी बड़ी हो गई, ये हो गई, लेकिन अपवाह तक कह सकते हैं बहाव की दृष्टि से आपकी यहाँ पर अमेजन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए बताइएगा नोबेल पुरस्कार। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आइए जल्दी से। चलिए नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखने के सिंपल तरीका है कि यहाँ पर आपका 9 बॉल और 9 बॉल में मारेंगे तो सीधा प्लेयर क्या मारता है, छक्का मार देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 83 में, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्षेत्र कौन होते हैं, तो सबसे बात है आपकी रसायन क्षेत्र होता है, चिकित्सा होता है, भौतिक हो गया, शांति हो गया, साहित्य और अर्थशास्त्र हो गया। और अर्थशास्त्र की जो मतलब देना शुरू हुआ था वो आपके 1969 से अर्थशास्त्र क्षेत्र के लिए दिया जाना शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, संविधान की व्याख्या कौन करता है। संविधान की व्याख्या जो करता है कौन करता है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका में आती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका करती है, अर्थात न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करने का यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 10 बोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। 10 बोध ग्रंथ आपका दिया है और इस ग्रंथ की जो रचना किया है वो किसने किया है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ये मराठी संत थे, नाम है आपके समर्थ रामदास। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, समर्थ रामदास ने इसकी रचना की थी, 17वीं शताब्दी में किया था। एक ऐसा है, यह मराठी संत साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? लॉक करिए जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर जवाब आ रहा है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब है कोयम्बटूर। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपके कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैनचेस्टर शब्द आपके होते हैं जैसे कपड़ा उद्योग जहां पर होता है उसी के लिए ये प्रयोग किया गया है। मैनचेस्टर जो आपका है क्या है? एक शहर है, ये इंग्लैंड का एक शहर है जो कि कपास और कपड़े के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इंग्लैंड का एक शहर है जो कि कपास और आपके कपड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए भारत में भी इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? बेहतरीन क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 87 नंबर में जवाब हो जाएगा आपके 1893 में। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, 1893 में आपका जवाब हो जाएगा। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो शहर में। कहां पर हुआ था? तो आपकी शिकागो शहर में हुआ था, शिकागो शहर में यह आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म का प्रतिष्ठित किया था। किस धर्म का? सनातन धर्म का। सनातन धर्म का इन्होंने कह सकते हैं, हिंदी भाषा में इन्होंने बोला था सनातन धर्म के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है माले किस देश की राजधानी है? आप सभी को पता है कि माले जो राजधानी है वो मालदीव की है। मालदीव की आपकी राजधानी है माले है, याद रखिएगा। मोरक्को की राजधानी अगर पूछे, मोरक्को की राजधानी पूछे तो रबात बताइएगा। क्या? रबात बताना है, रबात। और वहीं पर अगर पूछे केन्या की राजधानी, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्या? नैरोबी। वैसे देखा जाए बहुत राजधानी रटोगे तो रट नहीं पाओगे, लेकिन अगर हम आपको मॉडल पेपर में या प्रैक्टिस सेट में जो भी मिल जाती है बता देते हैं तो समझो उतना ही पढ़ लीजिएगा। मॉरिशस की राजधानी तो आपका पोर्ट लुइस। क्या? पोर्ट लुइस आपकी है, ये आपकी कहां की है? मॉरिशस की है। ठीक है, बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहां पर है? चलिए, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय है, ये कहां पर है? 89 नंबर में। यहां पर आपका मुख्यालय है आपकी कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहां पड़ता है? तो आपकी अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका के एक शहर है, याद रखिएगा। ग्लोबल फुटप्रिंट की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या है? एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। जैसे आपके भारत में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग आ गया जो कि एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, वैसे आपका यहाँ पर ये है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है, तो देखो यहाँ पर दिया है 13 ताली। क्या? 13 ताली। 13 ताली भाई लोक नृत्य हरियाणा का नहीं है, यह आपका है कहाँ का? तो हमने आपको पढ़ाया था राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये है राजस्थान का, याद रखिए। राजस्थान का लोक नृत्य आपका 13 ताली है। यहाँ पर आपका खोरिया, धमाल और आपका झूमर। अच्छा, 90 का यहाँ पर जो जवाब आ रहा है, काफी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बिल्कुल है 13 ताली होगा, ये राजस्थानी का है। ठीक है, 13 ताली राजस्थान का है। खोरिया, धमाल और झूमर ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। क्लियर है, ए नंबर आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जो कि अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? चलिए 91 का जवाब देना है। 91 नंबर में ये है आपके पंडित सतीश, मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आपके पंडित सतीश व्यास को ये दिया गया है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये स्थापित है। तानसेन सम्मान 2020 में ये दिया गया है। आपके संतूर वादक हैं। क्या? ये संतूर वादक हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला परागकणता अर्थात पोलिनेटर पार्क बनाया गया है। चलिए जवाब दीजिएगा, सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 92 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपके देहरादून। चलिए देखिए यहाँ पर देहरादून तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उत्तराखंड तो आपको दिखाई दे रहा है ना, उत्तराखंड तो दिखाई दे रहा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। मतलब पॉलिनेटर श्रेणी में आपकी तितली हो गया, मधुमक्खी हो गया, चिड़िया हो गया, ये आपकी आती हैं, है ना। ये तीनों परागण में सहायक होती हैं। जैसे तितली होती हैं, मधुमक्खी और चिड़िया, ये क्या होती है? परागण के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2020 का ग्लोबल साकर अवार्ड किसे दिया गया है? 2020 का ग्लोबल साकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 93 नंबर में, यहाँ पर पुर्तगाल आपके रोनाल्डो। देखिए यहाँ पर 93 का ऑप्शन जो आपका बनेगा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा? चलिए रोनाल्डो कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं रोनाल्डो होगा, तो चलिए यहाँ पर लॉक कर देते हैं 93 का ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोनाल्डो ही आपका जवाब बिल्कुल से राइट है। ठीक है, रोनाल्डो आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से कौन सदी का बेस्ट फुटबॉल कोच चुना गया है? मतलब 2020 का सबसे बेस्ट फुटबॉल कोच जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो चलिए यहाँ पर 94 नंबर में, और 94 में यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका ऑप्शन ए, ये है आपके पेप गार्डियोला। क्या है? तो आपके पेप गार्डियोला इनका नाम है। ठीक है, और कह सकते हैं कि इसकी घोषणा दुबई में की गई। क्या? तो ये इसकी जो घोषणा की गई वो दुबई में की गई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस भाषा की प्रतिष्ठित कवियत्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है? ये क्या थी? तो ये कह सकते हैं एक भाषा थी और उस भाषा की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। 95 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मलयालम की थी। ठीक है, मलयालम की कवियत्री सुगाथा कुमारी, इनका निधन हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 96 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा ये किया है। 96 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए, क्वेश्चन नोट करिएगा कि 29 दिसंबर को अब यूपी में आपके साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, आज करंट अफेयर की लाजवाब है। मतलब तारीफ से ज्यादा अगर तारीफ की जाए उतने अच्छे क्वेश्चन आपके हैं 97 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी, ये आपके गुजरात में है, ये भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी शुरू की है? यहाँ पर 98 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके मध्य प्रदेश। क्या? तो आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने, कह सकते हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आपका कह सकते हैं कि उमरिया एक मध्य प्रदेश में पड़ता है, विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये आपकी शुरू की गई है। ठीक है, कहां पर? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है, भारत की पहली आपकी शुरुआत है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड है ना से मिला है, मतलब मिला है। ये अवार्ड जो दिया गया है किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धोनी को। किसे दिया गया है? ये धोनी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए अच्छा 2011 में ये आपके रनआउट के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व, कह रहा है आपसे शम्सुर रहमान फारूकी का निधन हुआ है। अब यहाँ पर फारूकी का निधन हुआ है, तो फारूकी से तो आप लोग जानते ही होंगे है ना, ये मशहूर साहित्यकार हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये साहित्यकार मशहूर कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब, अच्छा ये आपके मशहूर, इनका नाम है, कह सकते हैं कवि थे। क्या थे ये जो आपके फरूक थे? एक क्या थे? कवि थे, अर्थात ये आलोचक भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी थे। और इनकी आयु थी 85 वर्ष, इनका निधन आपका हो चुका है। और यहाँ पर कह सकते हैं जन्म हुआ था आपके यूपी में। ठीक है, ये यूपी के रहने वाले, यूपी में इनका जन्म हुआ था, 1935 में जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये आपके कह सकते हैं रहे जो आपके कैसे हैं आपके इस प्रकार के क्वेश्चन। और यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं आपके गद्यांश दिए गए हैं। क्या है? गद्यांश को भी हम लोग सोल्व कर लें। चलिए बताइएगा, गद्यांश को भी सोल्व कर लिया जाए यहाँ पर। चलिए अगर आपको गद्यांश सोल्व करना है तो जल्दी से बता दीजिए, हम लोग गद्यांश को भी यहाँ पर आपका सोल्व करा देते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, गद्यांश को सोल्व करना है तो बता दीजिए, नहीं अगले क्लास में हम लोग बढ़ते हैं या स्किप कर देते हैं। चलिए करा देते हैं, तो चलिए हम जल्दी से करा देते हैं। देखिए गद्यांश हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से और स्पीड के साथ। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा कि जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिधुन है संसार।
हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसा ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की, देखो बात कहां पर आ गई है, बात लटक गई आपके जीवन में। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति है कि यदि हम अनुशासन में रहते हुए अत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाले राग रूपी कार्य हमें सार्थक और आनंद ही प्रदान करेंगे। क्या बात है, आपके जीवन के लिए अच्छे वर्णों का प्रयोग किया गया है। 61 नंबर में कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकालना किस प्रकार निर्भर होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हल्के और तेज आघात पर अगर आप हल्का सा देंगे तो कोमल होगा, और तेज आघात करेंगे मतलब कठोर करेंगे तो कठोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई। जीवन की जो तुलना है सितार से क्यों की गई है, यहाँ पर देखिएगा। तो सितार बजाने की भांति जीने का भी एक तरीका होता है। सितार बजाने की, जैसे सितार को बजाते हैं वैसे जीवन जीने का भी एक तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर उदाहरण किसका दिया है, सिंपल सी बात है, आपके सितार को दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा रुकिए, यहाँ पर देखो आघात का दिया गया है। क्या आघात में मतलब जैसा हम करते हैं वैसा ही समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है, आघात। मतलब सितार में अगर आप आघात करते हैं ज्यादा तो आपको कठोर होगा, और प्यार से आघात करते हैं तो क्या होगा, नॉर्मल सी आएगी। तो आघात होता है, मतलब आपका यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, आघात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वाद्य यंत्र से सही राग उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार से बजाया जाना चाहिए। अगर आपको वाद्य यंत्र से सही राग लेना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो याद रखिए, नियम पूर्वक ठीक से बजाना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, नियम पूर्वक ठीक से बजाना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्थिति में गुणीजन हमारे गायन और वादन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। कौन सी ऐसी स्थिति होती है जो हमारे गुणीजन होते हैं गायन और वादन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सही राग उत्पन्न ना होने की स्थिति में, क्या सही राग उत्पन्न ना होने की स्थिति में भाई जो भी होगा, अगर राग सही से नहीं होगा तो कौन डांस करेगा, कौन गाना गाएगा, है कि नहीं बात। तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। गद्यांश नंबर आपको दो दिया गया है, देख लेते हैं दूसरे गद्यांश में क्या आपका है। कह रहा आपसे कि हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है। भले ही धन उपार्जित तरीके से गलत ही क्यों ना हो, इन सब का असर मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन पर पड़ा रहता है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियां पैदा हो रही हैं। आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध भौंक रहा है, दौड़ रहा है। 5 रुपए मिलने पर, 10 मिलने पर, 100 मिलने पर 1000 की लालसा लिए है। मतलब 5 में पेट नहीं भरा है, अब पहले 5 की बोले, मतलब पेट बढ़ाने लगे, है ना। अब यहाँ पर दिया है आंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए हैं। मतलब धन के लालच में जो परिवार है, जो संबंध है, सब पीछे छूट गया है। व्यक्ति सत्य और असत्य, उचित अनुचित, न्याय और अन्याय, अपने पराये के भेदभाव को भूल गया है। उसके पास अपनी पत्नी संतान के लिए भी समय नहीं है। धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटी का माँ के साथ और पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई भाई के खून का प्यासा है।
धन की लालसा व्यक्ति को जघन्य से जघन्य कार्य करने के लिए उकसा रही है। इस लालसा का ही परिणाम है कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रोगी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न रहने होंगे। दमदार आपको कह सकते हैं था। तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं कि क्या सही होगा कि आज पूरा दिन जो जीवन दर्शन बदल गया है वो इसका आशय क्या है 66 नंबर में। तो देखिए आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलाव आ गया है ना। और अगला दिया गया है कि प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या था। मतलब जो प्राचीन काल के लोग हुआ करते थे उनके जीवन का लक्ष्य ही था कि नैतिक रहिए और आध्यात्मिक विकास करिए। क्या? नैतिक रहिए और आध्यात्मिक विकास करिए, ये इनका लक्ष्य हुआ करता था। अब यहाँ पर से दिया गया है कि हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है। हम लोग अपने जो संबंध है तोड़ रहे हैं भाई भाई के साथ, हर चीज के साथ। यहाँ पर क्या होता है तो धन कमाने की आंधी दौड़ पड़ी है। यहाँ पर 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। मतलब जो मानसिक तनाव है इसका मेन कारण क्या है, लेखक ने क्या कहा है। यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी, किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा?